वेलकम बैक इन उन्नति एकेडमी। मैं आनंद कुमार आपको फिर से एक बार यहाँ पे केमिस्ट्री में तहलका मचाने के लिए लाया हूँ और फिर से हर एक ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पहले सेकेंड चैप्टर के इस 30 क्वेश्चन के बाद 31 वाले क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और ऐसा है ना कि जो आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को जरा देखिए, और वीडियो को देखने के बाद जो है ना आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये मेरे लिए नहीं, आप ही के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए कि हर एक ऑब्जेक्टिव को देखिए, हर एक ऑप्शन को देखिए और फिर बिहार बोर्ड में जाके तहलका मचाना ही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर चूना जल को, किसको, चूना जल जिसको हम पानी में दिवाली में पोतने के लिए घर में यूज करते हैं, उसमें अगर अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाई जाती है ना, तो वो दुधिया रंग का होने लगता है। कैसा होने लगता है? दुधिया रंग का। आप देखिए क्वेश्चन में ही ये वो चीज आंसर दिया हुआ कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं ना चूना जल के अंदर, तो वो दुधिया रंग का होता है। तो ये दुधिया रंग का होने का मतलब है कि वो किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कहने वाली बात है, श्वेत रंग में वो परिवर्तित हो जाते हैं। जितना कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर मिलेगा ना, उतना ज्यादा वो दुधिया होने का काम करता है। बाद में वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक पपड़ी बना लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉपर ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड के बारे में बोला गया है? कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर कौन सी हाइड्रोक्लोरिक, बगल में लिखते भी चलिएगा, डालकर बीकर को धीरे धीरे से हम क्या करते हैं? हिलाते हैं। धीरे धीरे से क्या करते हैं? हिलाते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। और यह किस यौगिक लवण के बनने से हुआ? यानी जब इस कौन सी बोलते हैं, कॉपर और CuCl2 बनता है, वहां पर क्या बनता है? क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है। अब देखिए ये क्यूप्रिक क्लोराइड जो बनता है, तो ये एक लवण होती है। ये क्या होती है? लवण होती है। और बोला क्या गया है कि ये नीले हरित रंग का, कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का क्या होता है? बनता है। तो उसके बनने के बाद जो बनता है लवण, वो क्या होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 होता है वहां पे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। देखिए यही क्वेश्चन का रिपीटिशन यहाँ पर है। जितना ज्यादा क्वेश्चन कीजिएगा आपका अभ्यास उतना ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा अभ्यास बनेगा एग्जाम उतना ज्यादा इजी हो जाएगा, चाहे वो DM DSP का ही एग्जाम क्यों ना हो। इट मीन्स कि IS का ही एग्जाम क्यों ना हो। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? कौन सा गैस करता है? अभी तुरंत हम बात किए थे, कार्बन डाइऑक्साइड बात किए थे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? जब हम इस कथन के बारे में बात करते हैं, तो लिखा हुआ है कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते। धातु के ऑक्साइड जो होता है वो क्या होते हैं? भस्मीय होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं? भस्मीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नहीं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, वो क्षारीय गुण दिखाता है, जबकि अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। अगला है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और यही कथन जो है वो क्या सही है? डी नंबर बोला, धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर धातु और अधातु का ऑक्साइड दोनों अगर किसी भी यौगिक के अंदर हमें दिखाई देती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी के नाम से हम जानते हैं, एम्फोटेरिक के नाम से हम उसको जानते हैं। चलिए यहाँ तक होने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन करा 35 नंबर का? आइए बड़ा प्यार से हम इसको भी देखते हैं, मोहब्बत से देखते हैं हर एक क्वेश्चन को। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? यह हल्दी जो हम लोग एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं अम्ल भस्म के अंदर, जो कि प्राकृतिक सूचक के तौर पे बताया जाता है कि हम इसको जानते हैं। हमारे पास कुछ कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं, जो कि हल्दी होते हैं, चुकंदर होते हैं, इसी प्रकार से गोभी का जो पत्ता होता है वो, ये सारा चीज जो होता है वो हमारा प्राकृतिक सूचक के तौर पे जाना जाता है। तो बताया जाता है कि किस प्रकार के, तो ऑप्शन जाएगा आपका प्राकृतिक तौर के, प्राकृतिक सूचक के तौर पे होता है ये। अगला है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। पूर्णतः क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। यदि हम
NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले, यानी कहने का मतलब कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले कितना लिया था 10 ml, उसको फिर क्या कर दिया दुगुना कर दिया, उसको अब कितना ले लिया 20 ml। हमारे पास HCl है, HCl कितना पहले लिया था 8 ml। तो अगर हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो जितना पहले से मौजूद है उतना ही हमको डालना होगा और तब जाके वो बराबर होगा। न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ये नहीं ना एगो ऊपर एगो नीचे तो न्यूट्रलाइज तो होगा नहीं, दोनों को बराबर रखना है। तो अगर ये HCl का बात करें तो ये HCl को हमें यहाँ पे क्या करना होगा 16 ml लेना होगा, तो जाके वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज होगा। इट मींस कि आंसर जो है वो आपका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम डिस्कस करते हैं तो लिखा हुआ है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्या बोले हम फिर से बताइए कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। बात सही है कि अगर हम लोग जो कोई मार्केट से खरीदने जाते हैं, पहले जो टीन सब का डिब्बा आता था उसके अंदर का अगर हम बात करते हैं तो बोला जाता है कि डिब्बों पर जिंक के बजाय जो था टीन, तो टीन जो होते हैं वो क्या होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं। उसके अंदर जब हम भोजन को पैक करके रखते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा जो होते हैं हानिकारक नहीं होते, हमारे लिए ज्यादा क्या होते हैं यूजफुल होते हैं। इसलिए कि बताया जाता है कि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता नहीं, टीन के मुकाबले में ये जिंक जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कि टीन कम क्रियाशील होता है, इसलिए कि अगर उसके अंदर भोजन है तो वो क्रिया नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हमारा जो भोजन होगा वो हेल्दी भोजन है, स्वस्थ भोजन है, जिसको आप खा सकते हैं अच्छा खासा। उसके बाद जब हम 38 नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन हमारा पास क्या अच्छा क्वेश्चन है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा कि लैटिन शब्द है, ये जो एसिड होता है अम्ल जो होता है वो आपका लैटिन शब्द है, सॉरी लैटिन शब्द नहीं, यानी ये जो अम्ल जो है वो हिंदी शब्द है, एसिडस जो है वो आपका लैटिन शब्द है। और इस एसिडस का मतलब अम्ल जो शब्द है वो एसिडस से लिया गया, जिसका मतलब क्या था खट्टा। और परिभाषा में हमेशा बताया भी जाता है कि खट्टे जो होते हैं वो स्वाद में अम्ल कहलाते हैं। हल्दी का रस घरेलू सूचक है, कोई बात ना, इजी बात सही बात बोला है, इसमें कोई दुराई नहीं है। जिसका रंग पीला होता है, कोई बात ना, आंख से दिखता है वो पीला होता है। सूचक से किस विलयन के पहचान की जा सकती है, क्षारीय विलयन की। दोस्तों किसकी, क्षारीय विलयन के अंदर जब हल्दी का रस हम देते हैं तो उसके अंदर कलर के अंदर चेंजिंग होती है, तो बताया जाता है कि क्षारीय के लिए पहचान करने के लिए हम उसके अंदर हल्दी का रस घरेलू तौर पे यूज किया जाता है। चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है। अब देखिए यहाँ पर ये चुकंदर भी आपका प्राकृतिक सूचक है। पहले के जमाना में इसी के दौरान हम अम्ल भस्म को जानने का काम करता था, घरेलू सूचक है। क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो होता है क्षारीय विलयन के अंदर बताया जाता है कि आपका पीला देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, आपका पीला वहां पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं, ये सब क्वेश्चन देखिए आपको रटने वाला ही क्वेश्चन है, हालांकि आने का कम एग्जाम में चांस रहता है, लेकिन फिर भी आपको करना जरूरी रहता। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है कितना 41 नंबर का 41 नंबर। जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन, सूत्र है हाइड्रोनियम आयन का H3O+ आपका हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है, वे कहलाते हैं। जिस अम्ल में जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन यानी H3O जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अगर जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन है, दुर्बल अम्ल तो नहीं होता है, H+ अगर मिलता है तो अम्ल है, लेकिन अब आपको खोजना पड़ेगा कि वो दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है कि समान अम्ल। अगर पर्याप्त मात्रा में ज्यादा मात्रा में तो वो प्रबल अम्ल ही होगा, कम मात्रा में H+ आयन आता तब वो दुर्बल अम्ल रहने का होता, यहाँ पर प्रबल अम्ल भी नहीं होगा। अगर ज्यादा रहेगा पर्याप्त मात्रा से ज्यादा अगर आता तो यहाँ पे समान अम्ल जो होगा इसका आंसर जाएगा। इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल के लिए अगर बात करें हम HCl हमारे पास जो है वो क्या है, खतरनाक अम्ल है, H2SO4 खतरनाक अम्ल है, HNO3 खतरनाक अम्ल है, और जब FGL का बात करते हैं तो ये हमारे पास कौन सी है, दुर्बल अम्ल पाए जाते हैं, दुर्बल अम्ल इसके अंदर देखने को मिलता है।
और दूसरी बात है, जो अगर कार्बनिक अम्ल रहता है ना, तो ऐसे ज्यादातर अम्ल जो होता है वो कार्बनिक ही होते हैं हमारे पास। क्या कि बताया जाता है कि COOH ग्रुप जिसके साथ जुड़ा रहता है उसके अंदर कौन सा गुण आता है, अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सब जो होता है ये सब इसके अंदर वही देखने को हमें मिलता है। तो ये बताया जाता है कि इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है। 43 नंबर का क्वेश्चन, नारंगी का रस। नारंगी का रस धोने का सोडा, धोने का सोडा आपका क्षार होता है, साबुन के अंदर भी क्षार यूज होता है, बेकिंग सोडा के अंदर क्षार होता है, और नारंगी का रस जो होता है ये क्या होता है, अम्ल होते हैं। हम जानते हैं कि स्वाद में ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और इसका जो नारंगी के रस में कौन सा अम्ल मिलता है ये आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन जो है, 44 नंबर का क्वेश्चन है, H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह H+ आयन पूर्णतः आयनित होते हैं। H2SO4 जो होते हैं वो पूर्णतः आयनित होते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा अंशतः आयनित होते हैं, नहीं आयनित नहीं होते, ये तो सवाल ही पैदा नहीं रहता। 2 चरणों में आयनित होते हैं, ऐसा भी नहीं है। पूर्ण रूप से ये क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं। यानी कहने का मतलब ये H2O से रिएक्शन करने के बाद कौन, ये H2SO4 पूर्णतः हमें क्या देता है, H+ आयन देता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये एक प्रबल अम्ल है जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं उसमें मिलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन के बारे में हम जब बात करते हैं 45 नंबर के बारे में, देखिए धीरे धीरे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आप अपने पापा के मूंछ को तो देने में अच्छा रहेगा कि आपके पापा जब समाज में घूमेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, बेहतर होगा। तो इसलिए के पूरा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, टाइम आ चुका है। हम 45 नंबर का बात करते हैं तो लिखा क्या हुआ कि NaOH CaOH2 यानी ये भी क्षार, ये भी आपका क्षार, विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सा आयन मुक्त होगा। तो क्षार है तो कौन सा होगा, OH होगा। क्या होगा, OH। जब हम इसको विद्युत धारा इसमें डालेंगे तो OH, अगर वही अम्ल रहता तो उसे क्या निकलता है, H+ आयन के रूप में वो निकलता। तो OH जो है वो आपका यहाँ पे माइनस निकलेगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, तनु HCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है। अब तनु HCl के साथ बोला तो इसमें क्या होता है हमारा, H+। यानी हम ये बात बखूबी जानते हैं कि जब किसी भी क्षार को पानी में विलयन के रूप में मिलाया जाता है तो क्षार जो होता है वो आपका क्या देता है, OH+ देता है। क्या देता है, सॉरी OH- देता है। क्या देता है, OH- देता है। और जो अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं, H+ देते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये दोनों आंसर, और ये दोनों क्वेश्चन हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा था, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। अगला क्वेश्चन जब हम करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्या जल के अनुपस्थिति में, क्या जल के अनुपस्थिति में HCl H+ उत्पन्न कर सकता, नहीं, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि HCl का विलयन जब होगा तभी वो H+ आयन देगा और अम्लीय दिखाएगा। अगर नहीं है विलयन तो इसके अंदर कहां से अम्ल घुलेगा ही नहीं, तो अम्ल कहां से दिखाएगा। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, ये जल से संयोग कर बनता है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं और ये जल से संयोग कर बनाते हैं कौन चीज, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। बात सही बोला। ये जल के अंदर जाने के बाद क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H3O+ होता है। H+ जो होता है H2O के साथ मिलके, याद रखिएगा, H+ जो होता है वो H+ के साथ मिलके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का, इनमें से कौन सा कथन, इनमें से सही कथन को क्या करें, चुने। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, क्षार OH- आयन देते हैं, कौन सा सही कथन है, अम्ल जल में H+ आयन देते हैं और क्षार OH- आयन जो होते हैं वो देते हैं। चलिए ये कथन तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, अम्ल जल में ये आयन देते हैं, ऐसा नहीं होता। अम्ल जल में OH आयन देते हैं, ऐसा भी नहीं होता। और क्षार जो होता है ऐसा नहीं है। अम्ल जल में H ये भी नहीं है, और आपका ऑप्शन जो है ये जाएगा। 50 नंबर के क्वेश्चन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो इस 50 नंबर के क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl को जब H2O के साथ क्या किया गया दोस्तों, रिएक्शन करवाया गया या विद्युत धारा दिया गया, तो Na और Cl जो होते हैं वो आयन होते हैं, Na+ और Cl- जो होता है वहां पे आयनित होते हैं। तो इस प्रक्रिया का क्या कहता है, विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया। जी, विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया, विद्युत के कारण अगर ये हो रहा है, अलग हो रहे हैं दोनों क्लोरीन आयन सोडियम आयन बोले तो इसको विद्युत विच्छेदन कहते हैं। अगला है कि विघटन, ऐसा नहीं है, टूटने वाली क्रिया, विस्थापन नहीं है, क्लोरोक्षार क्रिया नहीं है, क्लोरीन के अंदर ऐसा होता है। तो बताया जाता है कि इस टाइप से हम अभी जो है
51 नंबर का क्वेश्चन जब करते हैं तो लिखा हुआ है जल में क्षार मिलने पे हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होती है। जल में जब क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन क्षार मिला रहे हैं तो वो OH देगा, क्या देगा, याद रखिएगा कि अगर जल में H2O है जल आपका और उस जल के अंदर हम क्षार दे रहे हैं तो क्षार जब पानी में घुलेगा तो हमको क्या देगा, OH माइनस देगा। OH का क्या होगा, मात्रा बढ़ेगा और H प्लस का मात्रा क्या होगा वहां पे दोस्तों, घटेगा। तो उसकी मात्रा जो होगी आपका क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होगी, तो हाइड्रोजन आयन उसके मुकाबले में घटने का काम करेगा। अगर है कि 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है, 1 लीटर शुद्ध जल के अंदर अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, तो 10⁻⁻7 मोल होता है। कि कुछ भी हो उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है तो उसके अंदर जो रहेगी वो 10⁻⁻7 मोल ही रहेगी पानी के अंदर क्षार का होता। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का क्वेश्चन का जब हम बात करते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन है कि धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। याद करने वाला है सोडियम कार्बोनेट, इसको भी सोडियम कार्बोनेट लेकिन इसमें 2H2 है यानी 2 मोल पानी, Na2CO3 10H2 ये जो आपका होता है ये आपका क्या होता है, धोने का सोडा होता है। धोने का सोडा का सूत्र आपके पास क्या है, Na2CO3 और जितने भी सूत्र आपके बुक में वो याद रखिएगा, एक नया क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन जैसा अनुभव हमारे पास होते हैं और इस अम्ल को क्या कहते हैं दोस्तों, हम मिथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं और मिथेनोइक अम्ल के कारण ही ऐसा हमारे पास जलन मधुमक्खी के डंक से होने का काम करता है। अगला नंबर का क्वेश्चन आपका बोला है कि निम्न में से कौन सा धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। तो अब आपको उस धातु को खोजना पड़ेगा जो उभयधर्मी हो, एम्फिटोरिक हो। तो एम्फिटोरिक के अंदर जैसे अल्युमिनियम होता है वो आपका होता है बेरिलियम का ऑक्साइड, उसी प्रकार से जिंक जो ऑक्साइड बनाता है ये भी उभयधर्मी होते हैं, यानी ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। जबकि ये कॉपर, आयरन और Ag जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं मेटल होते हैं और मेटल जो होते हैं वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करता। जिंक जो होते हैं वो बताया जाता है उभयधर्मी नेचर के होते हैं और ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। आज के वीडियो में हम 55 तक क्वेश्चन को डिस्कस किए, आगे के वीडियो में और भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखें।